देखिए। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बस की हालत देखकर अंदाजा हो गया होगा कि बस में बैठे लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई होंगी। पलटी हुई इस बस की ये तस्वीर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से आई है, जहां नेशनल हाईवे 52 पर एक पुलिया के पास ये बस चारे से भरी ट्रॉली से टकराकर पलट गई। इस बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात को जयपुर से श्री गंगानगर जा रही ये लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर पुलिया के पास फतेहपुर की तरफ से आ रही चारे से भरी ट्रॉली से टकरा गई, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पुलिया से नीचे गिरकर पलट गई। इस हादसे में जख्मी हुए लोगों को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को सीकर रेफर किया गया है। तोड़े का ट्रोला आ जाने से संतुलन बिगड़ जाने से बस पलटी मार गई थी, जिसमें 7-8 आदमी गंभीर घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। 4 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 5 को थोड़े चोट होने से उनको यहाँ से सीकर के लिए रेफर कर दिया गया है। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो दहल जाएंगे, रूह कांप जाएगी और हो सकता है अगले कुछ दिनों तक हलक से निवाला अंदर न जाए। ये धुंधली तस्वीरें उस मासूम सी बच्ची की तस्वीर है जिसे उसके ही पिता ने पटक पटक कर मार डाला। करौली से आई इस तस्वीरों को लेकर जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक मासलपुर गांव का तेज सिंह शुक्रवार की दोपहर शराब के नशे में घर लौटा और अपनी 4 साल की बच्ची मोनिका को जमीन पर पटकने लगा। किसी तरह लोगों ने मोनिका को तेज सिंह के चंगुल से बचाया और फिर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मोनिका की मौत हो चुकी थी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तेज सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस वारदात से इलाके के लोग सदमे में हैं और अब सोच रहे हैं कि एक पिता भी ऐसा कर सकता है क्या। थानाधिकारी को सूचना मिलती है हॉस्पिटल से कि कोई बच्ची है 5 साल की, उसके पिता ने जो है उसको पटक कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया और उस दौरान उसकी डेथ हो गई। तो सूचना आने पर SHO मासलपुर जाप्ते सहित मालपुर गांव में जाते हैं और वहां पर उसके परिवारजन आस पड़ोसियों से मालूम करते हैं, तो ये बात निकल कर सामने आती है कि इसका बच्ची का नाम है 5 साल की मृतका है मोनिका, घर में प्यार से नाम मोहिनी गुड़िया इस तरह से नाम है, और इसके पिता है तेज सिंह जो शराब पीने के आदी है, लगभग 40 साल उम्र है। तो शराब कहीं से पी करके दिन में आते हैं और भावावेश में आकर के बच्ची को उठा करके किसी पत्थर पर डाल देते हैं, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। इलाज के दौरान बच्ची की डेथ हो गई। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स और टेबल पर पड़े लाखों की नकदी और सोना देखकर इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि इसी शख्स के पास से सामान बरामद किया गया है और इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये पूरा मामला भिलवाड़ा की भीमगंज थाना इलाके का है और जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है उसका नाम छोटू मोहम्मद पिनारा है। छोटू पिछले 15 साल से प्रेम नगर बोहरावाड़ी में रहने वाले तुर्रव अली बोहरा के घर चौकीदारी कर रहा था। 15 नवंबर को जब तुर्रव अली अपने घर से बाहर गए थे तो छोटू ने उनकी अलमारी से 5 लाख रुपए नगद और 85 तोला सोना निकाल लिया और वो रफू चक्कर हो गया। तुर्रव अली की शिकायत के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की और फिर छोटू को गिरफ्तार कर लिया। जो CCTV कैमरेज लगे हुए थे उन फुटेज को प्राप्त किया और मुखबिरी से हमने कुछ चीज़ें जानकारी करी, तो ये सामने आया कि परिवादी का सुरक्षा गार्ड जो है, जो पिछले 15 साल से उनके वहाँ नौकरी कर रहा है, क्योंकि उस दिन घर सुना था, घर पे कोई नहीं था, गार्ड अकेला था, और इसी अवसर पर उसने क्योंकि उसको चाबी की भी जानकारी थी, एंट्री की पूरी जानकारी थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उसकी जानकारी थी, और उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया।
शुक्रवार को श्री गंगानगर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पार्षदों और आम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल में कोरोना वार्ड में बद इंतजामी और निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों से हो रही लूट के विरोध में किया गया। प्रदर्शन करने वाले पार्षदों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के उचित इंतजाम न होने की वजह से मजबूरन मरीज को प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं। इन पार्षदों का ये भी कहना है कि जल्द ही प्रशासन ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं किया और निजी अस्पतालों पर लगाम नहीं लगाई तो पार्षदों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कोविड का सेंटर बना रखा है जनसेवा हॉस्पिटल को, उसके अंदर भारी लूटपाट चल रही है। मरीजों के जो बिल बन रहे हैं वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में बुला रहे हैं, जबकि सरकारी रेट जो है वो मैक्सिमम 9,000 रुपये है। ये आम लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, 20 से 25,000 रुपये पर दिन ले रहे हैं, जो कि नाजायज है। इनकी गाइडलाइन में लास्ट 9,000 रुपये हैं, वो भी अति गंभीर मरीज के लिए। उस सिलसिले में हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। गलियां सुनसान हैं, गांव में आतंक है, दहशत है, बस उसी का खौफ है। दहशत ऐसी कि रात की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है, भूख प्यास होता क्या है लोग भूल से गए हैं, बस दिलो दिमाग में वही घर कर गया है। जी हाँ, अजमेर जिले के इस गांव में मक्खियों का आतंक है। कहने को तो ये गांव गोपालपुरा खेड़ी है, लेकिन मक्खियों की दहशत के बाद इसका नाम मक्खीपुरा हो गया है। माइकिया की परेशानी है, ये माइकिया नहीं तो आटो ओसन बाद चाय पानी खाई भी नहीं बाद सोमवार रात में तो मुंडा पर आर बेटा नींद तक काट बाद ये माइकिया मन और अंधारों करा दे नींद आबा दे, दूसरे नींद भी ना आबा दे और न कोई मन कहीं काम करवा दे, कहीं बर्तन मेल दे, मैं कशा कशा बर्तन न ढका। जब से ये पोल्ट्री फार्म चालू हुआ तब से मक्खियों का आतंक मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर रहा है। इवन देन प्रानेड़ा ग्राम पंचायत भी यहाँ सट के लगी हुई है इस फार्म हाउस के, उसमें भी मक्खियों का आतंक बराबर है। आने वाले अभी 2-3 महीने से तो ये स्थिति हो गई कि आदमी रोज की दिनचर्या जीवन मर्रा वो व्यापन नहीं कर पा रहा है। दिल्ली के रहने वाले उमेश अरोड़ा नाम के शख्स ने यहाँ 2015 से अपना एग्रीकल्चर फार्म शुरू किया और अब तक 1500 बीघा जमीन पर उनका फार्म है। गांव वालों का कहना है कि इसी एग्रीकल्चर फार्म की बद इंतजामी की वजह से गांव में मक्खियों का राज बढ़ रहा है। सीता कंवर महात्मा गांधी स्कूल जयपुर की सरकारी शिक्षिका हैं। कोरोना में पहले अपनी ही स्कूल में स्टडी मटेरियल तैयार कर छात्र छात्राओं तक पहुंचाती थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने ई क्लास के जरिए उनके कंटेंट को पूरे देश प्रदेश के बच्चों तक पहुंचा दिया है। कोरोना काल में जो जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, तो उसको देखते हुए ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चों की पढ़ाई का जो उनका नुकसान हो रहा है उसको कवर किया जा सके, और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अभी हमारे वीडियोज बन रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के, जिसमें हमारा राजस्थान बोर्ड भी शामिल है और NCERT भी शामिल है। कोरोना काल में प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले दूरदर्शन पर केंद्र सरकार से फ्री स्लॉट लेकर आए। सरकारी शिक्षकों ने टीवी के जरिए बच्चों को महीनों तक पढ़ाई कराई, फिर आकाशवाणी पर भी इसी तरह से छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़े रखा। स्माइल प्रोग्राम ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, और जब लगा कि कोरोना लंबा चलेगा तो अब ई क्लास शुरू कराकर छात्रों को घर बैठे स्कूल के क्लासरूम की तरह पढ़ाई का नवाचार शुरू कराया। ई क्लास के आधार पर जो तैयार किया गया, जो हमारा लेसन है, वीडियो जो शूट किया गया है, उसके माध्यम से वो पूरा अपना घर बैठे भी पढ़ाई कर ले, कक्षा में भी कर ले, एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर ले और व्हाट्सएप से भी कर सकता है। तो ये एक नया प्रयोग किया गया और भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय ने भी हमसे ये कंटेंट्स मांगे हैं कि आप हमें भी दीजिए, हम पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट 24 नवंबर को खुल जाएंगे। दौसा जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की सचिव के कहने पर मंदिर के कपाट 24 नवंबर से खोलने की अनुमति जारी की गई है।
खास बात यह है कि बालाजी मंदिर के कपाट खुलने के समय सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मंदिर के सभी प्रवेश द्वार, निकास और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर प्रांगण में पुजारियों, सेवादारों और दर्शनार्थियों को चेहरे पर फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मंदिर ट्रस्ट के समस्त पुजारियों और सेवादारों के साथ साथ सभी स्टाफ का कोविड-19 स्वास्थ्य जांच कराया जाना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और लोगों के संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, दरवाजे के हैंडल्स का बार बार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सरकार के जो निर्देश मिले हैं, जिसमें हमें ये रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स खोलने की जो परमिशन मिली और जो आदेश मिले हैं, उसमें कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए तो मेहंदीपुर बालाजी को खोलने का निर्णय 24 तारीख से मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने आवेदन किया है। तो इसमें उनको निर्देश दिए गए कि जो भी कोविड गाइडलाइंस की समय समय पर पालना उनको सुनिश्चित करानी पड़ेगी, जो राज्य सरकार के आदेश हैं और जो भारत सरकार के जो कोविड गाइडलाइंस के आदेश हैं, और उसमें पर्याप्त मात्रा से सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे स्टाफ की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और मंदिर के जो परिसर में जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, उस जिम्मेदारी को बरकरार रखते हुए लोगों के आमजन के जो मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेयर करने आ रहे हैं या फिर जो पूजा करने आते हैं लोग, उनकी सेफ्टी को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस की पालना के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। टॉप 28 में जगह बनाने के लिए प्रदेश भर की मॉडल्स ने जयपुर में अपने टैलेंट की झलक दिखाई। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2020 के इंटरव्यू राउंड में मॉडल्स ने शुक्रवार को जजेस के सामने अपनी प्रतिभा दिखाई। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए शुक्रवार को GLN मार्ग स्थित एक होटल में शुरू हुई इंटरव्यू राउंड के पहले दिन कुल 60 गर्ल्स ने भाग लिया। 3 दिन चलने वाले इंटरव्यू राउंड में टॉप 26 गर्ल्स का चयन किया जाएगा और फिर फिनाले के लिए कुल 28 गर्ल्स का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार मिस राजस्थान के आयोजन टीम में योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा हैं। उनका कहना है कि इस बार 5700 से ज्यादा लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें वीडियो कॉलिंग से 4500 गर्ल्स ने ऑडिशन दिए। आपको बता दें, इंटरव्यू राउंड में जज की भूमिका में मिस राजस्थान 2017, सिमरन शर्मा, मिस राजस्थान 2019, कंचन खटाना, कोरियोग्राफर गीता सिंह, मानसी, निमिषा मिश्रा प्रमुख हैं। फिनाले उसी ग्रैंडनेस के साथ किया जाएगा और पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ जनवरी में हम लोग प्लान कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो जब तक सब चीज़ें सही हो जाएंगी और मिस राजस्थान को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसकी ग्रैंडनेस के कारण, उसी ग्रैंडनेस के साथ में इस पेजेंट को किया जाएगा। और मिस राजस्थान इस बार पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं तो उसे शूट कर रहा है और पहला रियलिटी शो के रूप में प्रेजेंट करने वाला कोई भी ब्यूटी पेजेंट बन गया है। 20 मिनट 20 खबर में आप बात करते हैं दूसरे प्रदेशों की खबरों की। बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से बिजली की बढ़ाई गई दरों को कम करने की मांग की और इसके लिए बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने कलेक्टर दफ्तर से बिजली विभाग के ऑफिस तक मार्च निकाला। तमाम सारे महिला मोर्चा के लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हाथों में तख्तियां लेकर बिजली विभाग के दफ्तर की तरफ बढ़ रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सरकार ने लोगों से धोखाधड़ी की। झूठ बोलने वाले इस सरकार का निषेध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ये रास्ते पे उतरी है। लॉकडाउन में लोगों को भेजे गए भारी भरकम बिजली बिलों में राहत देने के ऐलान के बाद 2 दिन पहले ऊर्जा मंत्री ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए बिल की पूरी रकम भरने का बयान दिया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें शराब की एक दुकान में बीजेपी के एक नेता मारपीट करते दिखाई दिए। आरोप है कि शराब उधार मांगने पर दुकानदार के साथ उनकी बहस हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि बीजेपी नेता दुकान के अंदर घुसे और कुर्सी पर बैठे आदमी को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए।
इस बीच उस आदमी ने कुर्सी से उठकर खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी नेता के हाथ फिर भी नहीं रुके। वो उसे तब तक पीटते रहे जब तक दुकान के बाहर खड़े दूसरे लोग बीच बचाव करने नहीं पहुंचे। लोगों ने किसी तरह उन्हें शांत कराया और दुकान से बाहर ले गए। बाद में शराब दुकानदार ने पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सबसे बड़े सर्वे की शुरुआत कर दी गई, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने राजधानी के 11 जिलों में घर घर जाकर लोगों की जांच शुरू कर दी, ताकि कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें वक्त पर इलाज मुहैया कराया जा सके। राजधानी के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम शरीर का तापमान मापने वाली मशीन और ऑक्सीमीटर की मदद से लोगों की जांच करती दिखी। इस सर्वे के तहत बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों की भी जांच की जा रही है। अगर उसको फीवर हमें है कि हाँ इसको फीवर है, तो कल हम उसको डिस्पेंसरी भेज के उसका कोविड जांच कराएं। इसके अलावा इस सर्वे में लोगों की पूरी जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नोट कर रही है, ताकि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मिले तो फौरन उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। कुछ रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में दिल्ली में इस सबसे बड़े सर्वे को करने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें राजधानी के 13 से 14 लाख घरों में जाएंगी और कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया कराने में मदद करेंगी। इस काम के लिए 9,500 टीमें मैदान में उतरी गई, जो 5 दिनों के अंदर इस सबसे बड़े सर्वे को पूरा करेंगी। ये टीमें घनी आबादी और कंटेनमेंट जोन में भी सर्वे करेंगी। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज ठीक से नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान भी सर्वे करने वाली ये टीमें रखेंगी। अहमदाबाद में कर्फ्यू के ऐलान के बाद खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से वहां 57 घंटों के लिए कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया और इस ऐलान के बाद बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गई। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आने लगी। शहर के दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के भी इंतजाम किए गए, ताकि कोरोना के फैलने का खतरा कम हो सके। कंप्लीट कर्फ्यू के ऐलान के बाद अहमदाबाद में सुबह सुबह भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद लोगों ने कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोगों के साथ दुकानदारों ने भी उन नियमों का ख्याल नहीं रखा। यही वजह रही कि नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों को सील कर दिया गया, क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और वहां इस बीमारी से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यही वजह रही कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान दवाओं और दूसरे जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। इतना ही नहीं, इस गंभीर खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खुलने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया गया। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना और कोरोना टेस्ट करवाने को भी जरूरी कर दिया गया। લોકોએ ગભરાવાની પણ જરૂર નથી, પરંતુ લોકો સાવચેત રહે। तमिलनाडु के धर्मपुरी में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे एक हाथी के बच्चे को निकाल लिया गया। जंगल से भटककर हाथी रिहायशी इलाके के खुले कुएं में गिर गया था, जिसे 16 घंटे की मेहनत के बाद सही सलामत निकाला जा सका। जैसे ही हाथी का बच्चा कुएं से बाहर निकला, वहां मौजूद लोग तालियां और सीटियां बजाने लगे। इससे पहले हाथी के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मचारी उसे निकालने की कोशिश में जुट गए। कुआं 60 फीट गहरा था, इसलिए वहां से हाथी को निकालना आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहले कुएं के चारों तरफ खुदाई की गई और फिर कुछ लोग मशीन की मदद से कुएं में पहुंचे। इसके बाद हाथी के चारों पैरों को मोटी मोटी रस्सियों की मदद से बांधा गया। वहीं घंटों कुएं में होने की वजह से भी हाथी काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसका वजन उसकी मदद में आड़े आ रहा था। आखिरकार क्रेन की मदद से उसे सही सलामत कुएं से बाहर निकाला गया। कुएं से बाहर निकालने के बाद हाथी की मेडिकल जांच की गई। रेलवे जल्द ही सिर्फ मालगाड़ियों के चलाने के लिए बनाए गए नए ट्रैक की शुरुआत कर देगा। देश में सामान ढोने के लिए लुधियाना से कोलकाता और मुंबई से दादरी को जोड़ने वाले 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसका कानपुर से खुर्जा को जोड़ने वाला हिस्सा कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रैक के शुरू होने के बाद मालगाड़ियां इसी ट्रैक से दौड़ा करेंगी और यात्री ट्रेनों को मालगाड़ियों की वजह से इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जबकि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान भी जल्द पहुंचाया जा सकेगा। 6 और ऐसे कॉरिडोर भारत सरकार ने जो है प्लान किए हैं। महानगर है, उनको आपस में जोड़ने वाला कॉरिडोर होगा। आबादी वाले इलाकों में रेलवे ने ट्रैक के दोनों तरफ एक दीवार भी बनवाई,
ताकि भारी ट्रेनों के गुजरने से उन्हें कोई परेशानी न हो। साउंड को और जो वाइब्रेशन है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है और उस पर जाने नहीं देता। रेलवे के अधिकारियों ने दावा किया कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी सहूलियत होगी। और अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नागोर्नो कराबाख में रह रहे आर्मेनिया के कई लोगों ने इलाका छोड़ने से पहले अपने घरों में आग लगाई। शांति समझौते के तहत आर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपे, इसलिए वहां रह रहे आर्मेनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मकान तो खाली किए मगर खुंदक में उन्हें आग भी लगा दी ताकि अजरबैजान के हाथ कुछ न लगे। अगर आम वक्त होता तो घर में एक चिंगारी भड़कती दिखते ही चीख पुकार मच जाती, लेकिन नागोर्नो कराबाख में लोगों पर जंग की मार ऐसी पड़ी कि जिन घरों को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बसाया था उन्हें अपने ही हाथों फूंक दिया। लोग जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे ले गए, लेकिन मकान तो वहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए उसे जलाकर राख ही कर दिया। इस इलाके के ज्यादातर लोग 1994 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पुराने मकान छोड़कर यहाँ बसे थे। सोचा तो था कि यहीं से दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन अब इन्हें एक बार फिर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। समझौते की शर्त के मुताबिक आर्मेनिया के लोगों ने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन ऐसी हालत में छोड़ी कि अजरबैजान को उसे दोबारा बसाने में सालों बीत जाएं। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गोलान पहाड़ियों के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का वहां जोरदार विरोध किया गया। पोम्पियो पहले अमेरिकी मंत्री हैं जिन्होंने विवादित माने जाने वाले इन इलाकों का दौरा किया, लेकिन उनके इस दौरे से वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोग भड़क उठे। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे लोगों ने सड़कों पर आगजनी भी की। इन लोगों ने वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बताए जाने का विरोध किया। हालांकि प्रदर्शनों से बेपरवाह पोम्पियो वेस्ट बैंक में बनाई गई इजरायली बस्तियों तक पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। वेस्ट बैंक के बाद पोम्पियो इजराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर पहुंचे। उन्होंने खुलकर इस इलाके को इजराइल का हिस्सा बता दिया। इजराइल ने 1967 में हुई जंग के बाद सीरिया से ये इलाका छीन लिया था और तब से ही इन पहाड़ियों के लिए दोनों देशों के बीच तनाव है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने एक नए जंगी जहाज को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने इस जंगी जहाज की तस्वीरें जारी की, जिसमें एक हेलीकॉप्टर इस जहाज पर उतरता दिखाई दिया। करीब 500 फीट लंबे इस जहाज पर मिसाइलों से लदे कई ट्रक भी नजर आए। इसके अलावा कई हमलावर नावें भी इस जहाज पर रखी दिखाई दी। इस जंगी जहाज को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने बेड़े में शामिल किया। बताया गया कि ये जंगी जहाज जमीन से जमीन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दाग सकता है। यही नहीं, इस जंगी जहाज में कई लड़ाकू ड्रोन भी रखे नजर आए। ये ड्रोन दुश्मन के जहाजों के अलावा उसके जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। ये ईरान का पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसमें हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है और इसी खासियत की वजह से इसे अमेरिका के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस में समुद्री तूफान आयोटा की वजह से आई बाढ़ ने शहर के शहर डुबो दिए। 2 हफ्ते पहले आए तूफान एटा के बाद लोग संभले भी नहीं थे कि इस तूफान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। लोगों की बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। वहां ऐसी बाढ़ आई कि छोटे छोटे मकान तो क्या, बहुमंजिला इमारतों तक की बस छतें ही दिखाई दी। एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। तस्वीरों में जीवन देने वाली नदी लोगों की जिंदगी छीनने पर उतारू दिखी। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गईं। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। इसलिए एक तस्वीर में कुछ लोग पानी के बीच ही कुर्सियां लगाकर बैठे दिखे। अफ्रीकी देश युगांडा में राष्ट्रपति पद के एक संभावित उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर बवाल हो गया, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में पुलिस ने विपक्ष के इस नेता को रैली निकालने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में युगांडा के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी कंपाला से सामने आई एक तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए हवा में फायरिंग की।
इतना ही नहीं, पुलिस ने अलग अलग इमारतों में छिपे प्रदर्शनकारियों को ढूंढकर निकाला और उन्हें अपनी गाड़ियों में ले जाकर बैठा दिया। जो लोग आसानी से नहीं गए उनके साथ जबरदस्ती भी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हुए। चीन ने कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी। चीन की इस वैक्सीन का पूरे ब्राजील में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए वैक्सीन की पहली खेप वहां साओ पाउलो में पहुंचा दी गई। वैक्सीन लाने वाले विमान के स्वागत के लिए वहां के गवर्नर खुद हवाई अड्डे पहुंच गए। विमान से वैक्सीन से लदे 2 कंटेनर उतारे गए। पहली खेप में वैक्सीन की 1,20,000 डोज ब्राजील पहुंचाएंगे। अंतिम मंजूरी देने से पहले इस वैक्सीन का ब्राजील में बड़े पैमाने पर परीक्षण होगा, जिसके बाद इसकी 10 करोड़ डोज और तैयार की जाएंगी। इसी तरह रूस ने यूरोप के हंगरी में अपनी वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी। हंगरी रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोप का पहला देश है। हालांकि ज्यादातर देश जरूरी ट्रायल पूरे नहीं करने की वजह से इस वैक्सीन को खारिज करते रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में वैज्ञानिकों ने इमारतों को सैनिटाइज करने वाले एक ऐसे हाईटेक रोबोट का ट्रायल शुरू किया जो कोरोना वायरस को मारने के लिए सैनिटाइजर का नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करता है। वहां के एक ऐतिहासिक म्यूजियम में इस रोबोट को काम पर लगाया गया है, जहां रोबोट से नीली बैंगनी रंग की तेज यूवी लाइट निकलती नजर आई। अल्ट्रावायलेट लाइट को वायरस और बैक्टीरिया को मारने में कारगर माना गया है, क्योंकि ये कीटाणु के डीएनए को ही नष्ट कर देती है। ऐसे में ये रोबोट म्यूजियम के कोने कोने में जाकर अपनी यूवी लाइट बिखेरता दिखा। कहीं रोबोट बिना किसी ऑपरेटर के खुद ब खुद काम करता नजर आया, तो कहीं वो रिमोट कंट्रोल के इशारे पर इधर से उधर मंडराता दिखा। बिना चीजों से टकराए रोबोट ने म्यूजियम के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज कर दिया। Робот автоматически строит цифровую карту помещения, определяет препятствия и объезжает их. कोरोना वायरस से बचाव के लिए बार बार चीजों को सैनिटाइज करना जरूरी है, लेकिन म्यूजियम जैसी बड़ी जगह को सैनिटाइज करना एक झमेला है। लेकिन दावा है कि ये रोबोट इस घंटों के कमर तोड़ काम को मिनटों में निपटा सकता है और ये सैनिटाइजर के इस्तेमाल के मुकाबले किफायती भी है।